नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी और इसमें हम हिस्ट्री के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये 4 कारण है कि लोग क्यों घूमते रहते थे, एक जगह क्यों नहीं रहते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों की मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं दिख रहा है इंसान के खाने योग्य जड़ों के खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जो दिख रहा है वो जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना कैसे करते थे? मानचित्र 2 में देखो, मानचित्र 2 ये रहा मानचित्र 2। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स में वो करने के लिए, अगर आप डिजिटल नोट्स बनाते हो तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके उसमें रख सकते हैं। ये बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, चिरांद, ये गंगा नदी के किनारे दिख रहा है, दाऊजली, हेडिंग, कोल्डिहवा, महागढ़, भीमबेटका, ये सारे पुराने वो हैं, हम यहाँ पढ़ लेते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। लाल त्रिकोण ये जैसे कि हुंसगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका, ठीक है, ये आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है रेड ट्रायंगल है, ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। ये जो है ब्लू कलर का, ये है नवपाषाणिक पुरास्थल, और ये ग्रीन कलर का जो है ये महापाषाणिक पुरास्थल है। ये इस कलर में जो है
बैगनी कलर या वॉलेट कलर जो भी आरंभिक गांव है, और ये स्टार है आधुनिक नगर, जैसे कि यहाँ पे कोलकाता है, मुंबई है, ये सब जो कि पत्थर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका के आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इस गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? माफ़ करिएगा, साउंड पीछे से थोड़ा आ रहा होगा तो मैं उसे कम नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए, शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में, जिन गुफा में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये इन सब गुफाओं में, और ये सब पत्थरों पर बने हुए हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, यहाँ ट्रायंगल वाला, यहाँ पे। अब ये आंध्र प्रदेश का रीजन होगा या फिर कर्नाटक का, ठीक है। यहाँ राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। अब देखते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे।
शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करने पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया क्या? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनकी कुल सुरक्षित रह सके। इन जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखें, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का और कौन सा पालतू सूअर का। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। मुझे लगता है कुत्ते इसलिए पाला लगा हो गया ताकि उनकी रक्षा भी कर सके और हाँ, मेन सुरक्षा की ही बात होगी। और बाद में जो हम देखते हैं वैदिक पीरियड, उसमें गाय का पालन होता है ताकि गाय मतलब कि वो देती है, दूध देती है, जिससे कि अगर परिवार के पास कुछ नहीं भी है तो भी वो उससे अपना पेट पालन कर सकता है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुने या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। मैंने अपनी मम्मी को भी देखा है, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी की वो कोठिला बनाती थी। जैसे अभी हमारे यहाँ जो ड्रम होता है वो स्टील के बने होते हैं, बट मम्मी को मैंने देखा है जब मैं छोटी थी तो मम्मी मेरी बड़ी बड़ी कोठिला बनाती थी जो आज के ड्रम से भी मतलब अच्छा था। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं ये। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ठीक है, हम देखते हैं जानवर। चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है? जैसे ऊन मिलता है भेड़ से, फिर दूध मिलता है और फिर मांस भी। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13, ये हम देख चुके हैं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये यहाँ पे देखिए, नीला, नौका, साड़ी, पूरा अस्तर।
ये हल्लूर, पय्यमपल्ली, दावोजली, हेडिंग, चिरांद, कोल्डिहवा, महागढ़, मेहरगढ़, बुरझोम, ये सारे ब्लू वाले हैं। ठीक है, कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरझोम में, वर्तमान कश्मीर में। बुरझोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूर्व पाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाणी युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युग औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। मैंने ओखली और मूसल देखा है। क्या आपने देखा है? अगर आपने देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा जाता होगा? ये तो तांबे का पात्र लग रहा है। नवपाषाणी युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अंकुरण भी किया जाता था। अच्छा, बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मानचित्र 2, पृष्ठ 13, वही जो हमने देखा है। मैं मेहरगढ़ ढूंढ ही देती हूँ मैं। ये रहा मेहरगढ़, यहाँ पे था। ये रहा मेहरगढ़, पाकिस्तान में है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। वहाँ यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये मेहरगढ़ का घर है। जिस घर में उसके साथ क्या सामान था, ठीक है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था।
संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये रहा बकरी का कंकाल। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अच्छा, ये फ्रांस का है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। अच्छा, इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया है। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? एक नौपसाड़ी पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। ठीक है, ब्लैक सी के पास है। तुर्की नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूरदराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे, उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? हाँ, ज्वेलरी के लिए यूज होता होगा, जो कि आज भी होता है। और और क्या यूज होता होगा? नापतोल का तो नहीं। उपयोगी शब्द देखें। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पसाड़, मध्य पसाड़, लघु पसाड़, कृषक, पशुपालक, नौपसाड़ी, कब्र। अब आप इसके बारे में सोचें। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू।